देश के सभी सिनेमा हॉलों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान जरूरी हो गया है। ये फरमान सुप्रीम कोर्ट से आया है। ये भी साफ कहा गया है कि उस वक्त पर्दे पर सिर्फ तिरंगा दिखना चाहिए और हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा भी होना पड़ेगा। यही नहीं, इस वक्त हॉल के सारे दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश के नागरिक ये समझें कि वो एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय राष्ट्र के किसी भी प्रतीक का सम्मान होना चाहिए, इस पर कोई भी कैसे ऐतराज कर सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और शायद कई नए सवालों के लिए जमीन भी बना दी है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कानून के डंडे के जोर पर कराना चाहिए? क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना ही देश प्रेम और देशभक्ति का सबूत है? पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां राष्ट्रगान बजते समय खड़े नहीं होने पर भीड़ ने लोगों की पिटाई कर दी। इनमें एक आध मामले ऐसे भी थे जहां वो लोग पीटे गए जो खड़े होने में असमर्थ थे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद क्या भीड़ के न्याय पर भरोसा करने वालों को खुली छूट नहीं मिल जाएगी? जो कोई भी राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होता है उसे क्या सजा मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या अदालत को इतना कड़ा हुक्म देने के बजाय भारत की जनता के विवेक पर भरोसा नहीं करना चाहिए था? आवाज अड्डा में आज हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ आज की इस बेहद खास चर्चा में बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम एक सार्थक बहस करना चाहते हैं, इसलिए हमने आज जानबूझकर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ वकील हैं, ऐश्वर्या भाटी, आभा सिंह और विराग गुप्ता। हमारे पैनल में आज 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो विनोद शर्मा और रामकृपाल सिंह। इसके साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक राहुल ईश्वर और mouthshut.com के फाउंडर फैजल फारूकी भी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रगान के प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ जाएगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर दे सकते हैं इस सवाल का जवाब क्या आते हैं ये हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद जिस तरह का एक ज्वार आ गया है इसकी प्रतिक्रियाओं का, आलोचनाओं का, क्या वो सही है या कुछ ज्यादा आलोचना हो रही है? ये सवाल लेके मैं चलता हूं ऐश्वर्या भाटी के पास। देखिए आलोक जी, हमारा देश जो एक डेमोक्रेसी है, वो उस डेमोक्रेसी को हम अपने इतना ज्यादा इन्फोर्स करना चाहते हैं और उसकी मर्यादा को इतना ज्यादा समझते हैं कि हमें लगता है कि हमारी अपनी मर्यादा जो है वो उसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है वो क्रिटिसिज्म ये नहीं आ रहा है कि राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। जो सारा क्रिटिसिज्म है पब्लिक डोमेन में, वो सारा क्रिटिसिज्म ये है कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। देखिए, इस बात को अभी डिबेट करना ये प्रॉपर नहीं है कि राष्ट्रगान का ये रेस्पेक्ट होना चाहिए, एज एन एनफोर्सेबल होना चाहिए, या रेस्पेक्ट कमांड होना चाहिए, या रेस्पेक्ट एनफोर्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना ऑपोजिशन किस लिए? नेशनल एंथम एक हमारा नेशनल फिगर है। अगर हमारी नेशनल आइडेंटिटी मार्कर्स हमें एज अ नेशन जोड़ें, अगर हम कहीं पे भी किसी भी और देश में देखें, किसी भी और नेशन की तरफ देखें, तो वहां नेशनल सिंबल्स, जो नेशनल आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, जो नेशनल एंथम होता है, नेशनल फ्लैग होता है, अदरवाइज इनको रखने की क्या जरूरत है? क्या औचित्य है इनको रखने का? जब इनको हम रखते हैं क्योंकि ये हमें एज ए नेशन जोड़ते हैं, तो हम इनको एट द हाईएस्ट लेवल रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? जब हम संविधान की मर्यादा को इतना ज्यादा एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम हमारे जो नेशनल आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि किसी भी तरह इंडिविजुअल लिबर्टी को कोई भी वायलेशन हो रहा है। इंडिविजुअल लिबर्टी का कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है। जब हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, इस नेशन में रहने के जो सारी चीजें हैं वो हम उठाने के लिए तैयार हैं, सारे फायदे हम उठाने के लिए तैयार हैं, हम प्राउडली इस देश का पासपोर्ट लेके घूमते हैं, और तो हम देश के नेशनल एंथम को मैंडेटरी करने पे इतना स्ट्रांग क्रिटिसिज्म क्यों दे रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
जी, आप कह रही हैं कि इस पर जो आलोचना हो रही है वो बेवजह है और इस बात पर दरअसल सवाल नहीं उठना चाहिए कि यह फैसला क्यों आया है। इस बात पर सवाल उठ सकता है कि यह फैसला कैसे लागू कराया जाएगा। मैं चलता हूं विराग गुप्ता के पास। विराग, आपको यह बात कितनी सही लगती है कि इस फैसले पर सवाल नहीं उठना चाहिए? सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों में देशभक्ति का जज्बा अपने फरमानों से पैदा करेगा? माफ कीजिएगा, विराग अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो मेरे साथ फैसल फारूकी हैं। फैसल, आप बताइए, एक सिटीजन के तौर पर जब हम इसे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा कानूनी दांवपेच का सवाल है, वकील लोगों से बात करेंगे तो उस पर भी बात आएगी, लेकिन हम एक सिटीजन की तरह देखते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आती है मन में एक भारत के नागरिक के तौर पे, जिनका ऐश्वर्या भाटी ने जिक्र किया कि हम बहुत फख्र के साथ भारत का पासपोर्ट लेकर घूमते हैं, तो हमें राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये बात तो पहले बात एकदम साफ स्पष्ट रूप से मैं कह दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है या कुछ ऑर्डर पास किया है तो हम सबको उसका आदर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और जहां तक हो सके तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस डिबेट को इस मौके पर जोड़ के और उसको यहीं पर रोक देना कि नेशनल एंथम हो या झंडा हो, इसी से हमारी देश प्रेम या रिस्पेक्ट फॉर द नेशन और उसके जो सिंबल्स हैं, खाली इसी से क्या हमारी आज इंडियननेस डिफाइन होगी? क्या अगर मैं अपने दिल में जो जज्बा रखता हूं उसकी कोई मायने नहीं है? मैं अपने देश के लिए जो प्रेम रखता हूं, क्या वो जब वो जाहिरी तौर पे बाहर सबके सामने दिखे तो ही क्या मैं देशभक्त हूं? आई थिंक ये एक तरह से ये डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट कंट्री को डिवाइड भी कर सकता है। डिवाइड इन द सेंस कि इस तरह कर सकता है कि लोगों में दो ओपिनियन हो सकते हैं। एक तो बोलता है कि भाई मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, मैं हमेशा देश के लिए तैयार हूं, आज हमेशा कल भी देश के लिए जरूरत रहेगी तो मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा, लेकिन आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही जनगण मन, खाली सिनेमा हॉल में नहीं, कहीं भी अगर वो पढ़ा जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने एक सवाल कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? क्या ये जनता को ये पावर देंगे कि अगर मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूं फॉर एनी रीजन, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या मुझे बैक में तकलीफ हो, तो इसकी कार्रवाई कोई करेगा या कोई मुझे उसी वक्त एक्शन ले लेगा? तो ये सब चीज बहुत सी इसमें छोटी छोटी चीजें हैं और इस डिबेट में ये सब छोटी छोटी चीजों को अपने पहलू में रखते हुए ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। खैर, फैसला हो चुका है, वर्डिक्ट आ चुका है और हमको इसका वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करना होगा। जी, अब आभा सिंह हमारे साथ हैं। आभा जी, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इससे आप इसे कैसे देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि इससे देशभक्ति बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला देना चाहिए था कि लोगों को देशभक्ति का मुजाहिरा करना चाहिए एक खास तरीके से, यहां तक कि सिनेमा हॉल के दरवाजे भी उस वक्त बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये जो फैसला दिया है बहुत सही दिया है, क्योंकि जो कानून था, देश में एक कानून है और कानून में जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 ये पारित हुआ था, इसमें सेक्शन 3 ने बड़ा क्लियर कहा था कि जो कोई भी नेशनल सिंबल्स है, नेशनल एंथम है, उसको इंसल्ट करेगा, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था। वो 3 साल की सजा का मतलब वो कॉग्निजेबल हो जाता है, नॉन बेलेबल हो जाता है, लेकिन उस कानून का पालन नहीं हो रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। और ये जो कानून था ये साइलेंट था कि इसमें आपकी इंसल्ट में क्या खड़े होना या बैठे रहना ये इंसल्ट है कि नहीं है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से लोगों में ये दुविधा थी। आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बड़ा क्लियर कर दिया कि इट इज एन इंसल्ट, अगर नेशनल एंथम बज रहा है आप नहीं खड़े हो रहे, आपको खड़ा होना कंपलसरी है। क्योंकि एक केस हुआ था केरला में जियोवाज विटनेस का, जिसमें कुछ बच्चे थे, उनको स्कूल से रेस्टिकेट किया गया था कि वो नेशनल एंथम में नहीं खड़े हुए थे क्योंकि उनकी रिलीजन में कोई और किसी चीज के लिए आप नहीं खड़े हो सकते। तो उसमें इस कोर्ट ने बाद में मामला पलटा था, उनको दोबारा स्कूल में लिया गया था। ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रही थी और लेकिन कोर्ट ने आज ये भी कहा कि किसी हैंडीकैप को मजबूर नहीं किया जाएगा खड़े होने के लिए। तो जो लोग कह रहे हैं उनको हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए उनको बेनिफिट ऑफ
ऑफ डाउट कोर्ट ने पहले ही दे दिया है। और जब एक कानून था देश में तो फर्ज बनता था कि उसका पालन किया जाए, लेकिन चूंकि लोग नहीं पालन कर रहे थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और बहुत सही है, जब सियाचिन में आपका सोल्जर बर्फ में खड़ा होता है, उसकी उंगलियां कट जाती हैं नम होके जम के, वो देश के लिए वहां पे खड़ा है, तो क्या हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम अपने देश के झंडे के लिए खड़े हो? यही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है। फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे। वॉलेंट्री है, चूंकि वो फंडामेंटल राइट की तरह कोर्ट में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी को हमने पालन नहीं किया। हमने वॉलेंट्री चीज को एक सिटीजन बन के नहीं पालन किया, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर इसको कंपल्सरी पढ़ना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को, दीपक मिश्रा जस्टिस के ऑर्डर को वेलकम करती हूं, क्योंकि आज देश में एकजुट होना जरूरी है। और कैसे कोई डिवाइड हो जाएगा? मुझे लगता है नेशनल फ्लैग देश को यूनाइट करेगा। और आज जब आतंकवादी इस तरह से देश को टूट रहे, हम खड़े होकर देश के मुझे अब आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना पॉइंट कह दिया है। मैं अब चल रहा हूं विनोद शर्मा के पास। विनोद जी, जो वकील लोग हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। कानून में प्रोविजन थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है। अब तक ये तय नहीं था कि अपमान कैसे होता है, उस अपमान का डेफिनेशन दे दिया गया है। जो फैसला सुनाया है, जो इंटरिम फैसला सुनाया है कोर्ट ने, उसकी 2 लाइनें मैं यहां इंग्लिश में सुनाना चाहता हूं। टाइम हैज कम, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री मस्ट रियलाइज that they live in a nation and are duty bound to show respect to national anthem, which is the symbol of the constitutional patriotism and inherent national quality. It does not allow any different notion or the perception of individual rights that have individually thought of have no space. The idea is constitutionally impermissible. इनके हिसाब से इससे इतर सोचने वाली किसी भी बात को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल माना जा रहा है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? आप कानून के जानकार शायद ना हो, लेकिन आप समाज को पढ़ते हैं, आप समाज के ट्रेंड्स को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह रहा है कि ऐसा करने का वक्त आ गया है, और जो वो कर रहा है उसे हम कैसे पढ़ें? देखिए, खुशकिस्मती है मेरी और आपकी और इस देश की कि इस देश का जो उच्चतम न्यायालय है, अगर वो कोई फैसला देता है तो उस पर हम बहस कर सकते हैं और जज साहिबान से डिसएग्री कर सकते हैं बिना मोटिव इंप्यूट किए। तो उसी तर्ज में मैं बोलूंगा। देखिए, इस पूरी जजमेंट में एम्फसिस सिंबलिज्म पे है, सब्सटेंस पे नहीं है। मैंने ताउम्र, जो मेरी मां थी जिसने मुझे पैदा किया था, कभी नहीं कहा था कि मैं तेरे से मोहब्बत करता हूं। मैं सुबह उठ के उसको ये नहीं कहता था कि आई लव यू मॉम। वो चीज बिना कहे कहीं गई। वो मेरे जो एक्शंस थे वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे। मैं समझता हूं कि माननीय जज साहब ने और जो कोर्ट है जिसकी हम इज्जत करते हैं और उससे डिसएग्री करने का राइट रखते हैं, ये कोर्ट्स ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब ये बताइए मुझको कि ये अगर मामला जिसमें कि ये कानून में कहा गया है कि अभी एक वकील साहिबान ने कहा कि कानून में ये बात सच है कि कोई अगर खड़ा नहीं होता तो कानून का उल्लंघन नहीं है। तो अगर इस कानून को इंटरप्रेट किया गया और इस व्यापक स्तर पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है कि हर सिनेमा से पहले हमारा राष्ट्रगान बजेगा और हम लोगों को सावधान स्थिति में खड़ा होना पड़ेगा, ये अगर इस पे इसके पक्ष में मैं बोल दूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं जज साहिबान से कि कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले राष्ट्रगान क्यों नहीं चलना चाहिए? वो एक ज्यादा सॉलम सेटिंग है। कोर्ट का प्रांगण इज द बेस्ट सेटिंग जहां पर हमको अपना राष्ट्रगान चलाना चाहिए। हमारे सिनेमा थिएटर्स में राष्ट्रगान चलेगा, दूर दराज के सिनेमा थिएटर्स में चलेगा। मैं आपको बता सकता हूं कि बहुतेरे सिनेमाघर के जो ओनर्स हैं या वहां के कर्मचारी हैं, वो कई बार वो चलाएंगे भी नहीं उसको, और अगर चलाएंगे भी तो आम भारतीय जब सिनेमा देखने जाता है तो बहुत बार आपको इरिटेशन होती है, होगी अगर आप फिल्मों में, आप सिनेमा थिएटर में जाकर सिनेमा देखते हैं कि लोग देर से अंदर आते हैं। अब कहा गया कि दरवाजा बंद कर दो। अभी दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद लोग उस पर दस्तक देंगे तो क्या विघ्न नहीं पड़ेगा राष्ट्रगान में?
ये एक डिसीजन, बहुत माजरत से मैं कहना चाहता हूं, इम्प्रैक्टिबल डिसीजन है। कोर्ट्स को इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव के इदारे में रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं। एग्जीक्यूटिव जो कि लोगों को अकाउंटेबल है, 5 बरस बाद हमारे पास वोट मांगने आती है, उसका स्टाइल अलग होता है और वो परसुएसिव होती है। Am I expected to respect my country on a judicial diktat? I respect my country. और जज साहिबान को ये किस डाटा के बेसिस पे उन्होंने कहा कि इस देश के बहुतेरे लोग राष्ट्रगान की इज्जत नहीं करते? कैसे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? सिर्फ एक पीआईएल के निष्कर्ष पे। एक व्यक्ति जिसकी याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में सुनी और अब आके दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनी और फिर अपना फैसला दिया। मैं समझता हूं कि इस पे रिव्यू होना चाहिए और अगर इस पे हमको एक पुख्ता फैसला चाहिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे और जितने भी हमारे राष्ट्रीय सिंबल हैं उनकी हमने कैसे इज्जत करनी है उस पे अपनी राय रखे, बाध्य ना करे किसी को, क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों इस देश के लोकतंत्र के बच्चे हैं, उनके पिता या माता नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकतंत्र के बच्चे हैं जी। तो अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। बात को समझना चाहिए कि सिंबलिज्म में और सब्सटेंस में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं अपने देश की इज्जत करता हूं, उससे प्यार करता हूं। मेरे प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है। मैं अपने देश को मां नहीं मानता, महबूबा मानता हूं। उसके लिए जान निछावर कर दूंगा। किसी को इस पे क्या आपत्ति हो सकती है जी? Why should I insist on calling my motherland my mother? She can also be my beloved. Right. और ये जो हमारी एक आबादी का एक तबका इस बात को दोहराता है और कहता है कि हमारा मुल्क हमारी महबूबा है, हमारी मां नहीं है, तो किसी को इस पे क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो विनोद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि क्या हमारा सिंबलिज्म पर इतना जोर होना चाहिए? क्या हम अपनी राष्ट्रभक्ति सिनेमा घर के अंदर साबित करेंगे? रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, अमेरिका को अगर हम देखें, अमेरिकी लोग अपने झंडे को तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं और कहीं ऐसा नहीं दिखता कि वो अपने झंडे का अपमान कर रहे हों। वो वहां भी एक लोकतंत्र की लंबी परंपरा है, बहुत सारी बातें हम लोग वहां से सीखते हैं, उनका नाम लेते हैं। उसी तरह हम भारत में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एग्रेसिव नेशनलिज्म के टेनेट्स की तरह यहां भी एक ऐसा सवाल उठाया गया? अदालत ने क्या फैसला दिया? अदालत ने, क्योंकि अभी अंतरिम फैसला दिया है, आखिरी फैसला आना है, अभी उस पर बहस होगी, शायद लार्जर बेंच की जरूरत भी पड़े और दोनों तरफ से वाद विवाद होंगे। लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैसे देख रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें इस मसले को कैसे देखना चाहिए? देखिए आलोक जी, चूंकि सर्वोच्च अदालत का फैसला है और जाहिर सी बात है कि वो फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा वो मान्य होगा, लेकिन हमारी अदालतें भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। डेमोक्रेसी की एक बेसिक डेफिनेशन है कि इस रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। जाहिर सी बात है कि असहमत के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। कानून वही बनाएगा जो मेजॉरिटी में होता है, वो कानून बनता है, कोई भी होगा, अदालत भी कह सकती है, कोई भी फरमान जारी कर सकती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यही है कि अगर मैं उससे असहमत हूं तो मेरा भी सम्मान उसी तरह से किया जाए। ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कि मैं इससे असहमत हूं फिर भी मानूंगा। एक राष्ट्र के नाते एक संस्थाएं बनी हुई हैं, कुछ नियम कानून मानने पड़ते हैं, मानेंगे। लेकिन आलोक जी, आज तक का इतिहास बताता है, जब ये फैसला दिया जा रहा है तो आपने एक वाक्य कहा था, आज वो दिन आ गया है। मैं इसी से पूछता हूं, 70 सालों में, इसका मतलब है कि 70 सालों तक वो दिन नहीं आया। तो पहले तो इसको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि राष्ट्रवाद 70 सालों से जो आप जहां तक सोचते थे कि उसका सम्मान होना चाहिए, अगर 70 सालों में हिंदुस्तान में वो आपकी जो एक परिभाषा कसौटी है वहां तक अगर नहीं पहुंचा है तो इसके बेसिक रीजन क्या रहे हैं?
समझना चाहिए हमें कि देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप कितना भी कानून बना लें, ये थोपी नहीं जा सकती है। और जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो होता है ना, जो चीजें सिलेबस में रहती हैं उससे उब जाता है। आप कभी भी देखिए, जो चीज को हॉबी के रूप में अपनाएगा वो बड़ा खुश होता है उसमें। हो सकता है कि जो चीज वो हॉबी के रूप में अपना रहा है उसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़े, लेकिन टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना उसे उबाऊ लगता है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज को सामाजिक एक आंदोलन, एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उसको बहुत बुनियादी तौर पर अमेरिका में बच्चों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चैप्टर्स उनको रटाया जाते हैं, उनको याद रहता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई कोशिश उस लेवल से नहीं होती कि बच्चों में एक स्वेच्छा से उस तरह की चीजें उनके दिमाग में अप्लाई जाए और एक डिसिप्लिन तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं फोर्स करना है, बट एक रुझान में शुरू से उनका, अगर 70 साल के बाद भी अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं है, और आज जिस समय में ये डिसीजन आया है, मैं बता दूं, बहुत सारे विवाद के मुद्दे अभी आप देख रहे हैं कि भारत माता पर यहाँ पर हो चुका है। जो विनोद जी कह रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूं कि कहीं न कहीं ऐसा होता है कि एक विवाद का जो जिस पर अभी तक नहीं था, वो एक विवाद का मुद्दा बनेगा। हो सकता है कि लोग डर के मारे, डंडे के मारे, लेकिन मैं फिर कहता हूं, सामाजिक परिवर्तन डंडे से नहीं, ये व्यवस्था दो तरह के हथियार देती है। मेजॉरिटी के हाथ में कलम थमाती है और एक पुलिस व्यवस्था है, वो है जिसके हाथ में डंडा थमाती है। लेकिन देखिए, सामाजिक परिवर्तन डंडे से नहीं होता है, वो एक कलम से, कलम प्रतीक है एक दूसरी तरह का कि जो डंडा नहीं है, जहां डर नहीं है। तो परसुएशन के तमाम तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कहना चाहिए, लेकिन अगर वो दंडात्मक नहीं होता तो मैं इसका ज्यादा स्वागत करता। लेकिन जो उसमें एक डर है कि अगर ऐसा नहीं करोगे, और आज वो दिन आया है, तो मैं कहता हूं कि मैं सवाल इससे असहमति का अधिकार रखता हूं। आज वो दिन आया है, क्या मतलब इसका है? क्यों ऐसा वो दिन आ गया आज? 70 साल से वो दिन क्यों नहीं था? और आने वाले आगे सालों में क्यों वो दिन नहीं होता? क्या हमने ऐसा समाज तैयार किया है? क्या हमारे उतने तमाम वैमनस्य और तमाम तरह की खाइयां जो छोटी से छोटी बातों को लेकर के हमेशा आशंकित रहती है? एक माइनॉरिटी है जिसको लगता है कि हमें इससे हर चीज कराई जा रही है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो कहते हैं कि ये राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के लिए हुआ था। तमाम तो इस तरह के लोग आते हैं, वो समझ का अधिकार रखते हैं, वो कहते हैं हमें ये पसंद ही नहीं है। मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि ठीक है, अल्टीमेटली जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वोपरि है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन असहमत का अधिकार है आलोक जी, और मेरा भी व्यक्तिगत मानना, जो विनोद जी कह रहे थे, कि इसमें अगर दंडात्मक नहीं हो, ये प्रेरणादायक हो, एक तरह से इसको एक मूवमेंट की तरह चलाया जाए, एक सांस्कृतिक चेतना की तरह चलाया जाए, तो मैं समझता हूं उसके ज्यादा लाभ होंगे बनस्पत इसके कि आप उसका दंड का प्रावधान रखें। जी, राहुल ईश्वर को यहां शामिल करते हैं। राहुल ईश्वर, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, यहां मौजूद लोगों में से किसी का ये मानना नहीं है कि राष्ट्रगान का सम्मान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान जिस वक्त बज रहा हो उस वक्त सबको सावधान मुद्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें अपने ध्वज का, अपने राष्ट्र का, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करना चाहिए। इन सब का सम्मान होगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। लेकिन क्या ऐसी चीजों को थोपा जाएगा? क्या राष्ट्र थोपी हुई आस्थाओं से, गढ़ी हुई गरिमाओं से चलेंगे, या हम एक सामूहिक चेतना को इतना विकसित करेंगे कि हम छोटी मोटी गफलतों को, गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक कॉन्फिडेंट सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस तरह के फैसलों की, इस तरह की एप्लीकेशंस की और इस तरह के फरमानों की जरूरत ही न पड़े? आप क्या कहते हैं? ये एक इम्पोजिशन नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। पिछले 1986 में बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में केरला से ही वो केस था। जेहोवा विटनेस के कई स्टूडेंट्स ने जाकर कहा कि हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट बिलीव इन द होल आइडिया। व्हेन यू लिव इन अ नेशन, जब आप एक राष्ट्र पे जी रहे हो, उस राष्ट्र का उसूल, उस राष्ट्र का नेशन, उसका आइडेंटिटी, उसका झंडा, उसका गाना का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बहुत अच्छा फ्रेज भी यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक शब्द यूज किया कि एग्रेसिव नेशनलिज्म। हमारे राष्ट्र में आज जो है वो एग्रेसिव लिबरलिज्म है। इस लिबरलिज्म के बारे में, इस लिबरलिज्म के नाते, इस लिबरलिज्म के मार्क्स को लेकर, इस इंडिविजुअल राइट्स के मार्क्स को लेकर हम राष्ट्र, नेशन, ये सब
आइडियाज का डायल्यूशन करना चाहते हैं। वो डायल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक राष्ट्र में जी रहा है, हम एक देश में जी रहा है, उस देश का उसूल, उस देश का झंडा, ये सबका आदर और उसी तरह की आदर होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पैट्रियोटिक पोजीशन दिया है। हमें इस मामले में एक एग्रेसिव लिबरलिज्म, एक स्यूडो ग्लोबल लिबरलिज्म की नजरिया से नहीं देखना चाहिए। हमें इसे लेफ्ट या राइट, कांग्रेस या भाजपा के तरफ से नहीं, एक इंडियन के तरफ से देखना चाहिए। और ये सब प्रिंसिपल्स होली काउस है, सैक्रोसैंक्ट है। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये कास्ट या रिलीजन का मुद्दा नहीं है, ये हमारा देश का मुद्दा है। इस सबको हमें सेक्रेट मानना चाहिए, क्योंकि इसी सेक्रेट उसूलों पे एक राष्ट्र चल सकता है। अब अमेरिका को देखिए, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आया है, अमेरिका में फ्लैग बर्निंग अलाउड था। अभी डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू एनैक्ट सम लॉज विच विल मेक फ्लैग बर्निंग इलीगल। उसका झंडा को रेस्पेक्ट कर देने का एक नया सोच अमेरिका में भी आया है। इसी तरह एक पैट्रियोटिक पोजीशन, नेशनलिस्टिक पोजीशन हमें इसी बातों पे जरूर लेना चाहिए। जी राहुल, अब हम अपने साथ जोड़ते हैं विराग गुप्ता को। विराग जी, आपने अभी तक की बहस सुनी, आप थोड़ा देर से जुड़े थे। आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो इस विषय पर आपकी अपनी राय क्या है, दूसरा एक थोड़ा कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ सवाल है, इसलिए आपसे सफाई भी चाहता हूं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर इसी पिटिशनर की अर्जी पर फैसला सुनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था या होल्ड पर रख दिया था। क्या टेक्निकली इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर यह सुनवाई उनकी बेंच के सामने होनी चाहिए थी? और दूसरा, मैं आपकी राय चाहता हूं कि जो फैसला आया है, इसके जो रिपरकशंस हैं और इसकी लीगैलिटी है, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं आपकी दोनों बातों पर अपना जो भी सीमित जानकारी उसके हिसाब से बताऊंगा, लेकिन दो बातें बताऊं। अभी जो बहस चल रही है, मेरे जो पत्रकार मित्र हैं और जो मेरे वकील मित्र हैं, मैं उन दोनों लोगों से सहमत हूं। कहीं ना कहीं से हम बहस को एक राजनीतिक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, या हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम इसको शुद्ध कानूनी तौर पर अगर देखें इसमें, तो मुझे इसमें दो अच्छी बातें दिखती हैं कि एक, इस पूरे ऑर्डर से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो आर्टिकल 51 में जिनका निर्धारण हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के दुरुपयोग के बारे में है, इन दोनों बातों पर मेरे हिसाब से बहस अच्छी चालू हुई है और वो होनी चाहिए। संविधान सभा में भी इस बारे में बहस चालू हुई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इम्पोज कैसे करेंगे, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इनके बारे में समाज को और देश को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस जजमेंट के बारे में बोलूं, आज से 5 दिन पहले अभी संविधान दिवस के दिन एक परिचर्चा के दौरान ये बात आई थी कि जुडिशरी हो या संसद हो या सरकार हो, उनको अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। मैं इस आदेश में कई कानूनी त्रुटि पाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि संविधान की जो लक्ष्मण रेखा है वो इस आदेश में पार की गई है। पहले नंबर पर सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या ही कर सकता है, नया कानून नहीं बना सकता है। इस बारे में लार्जर बेंच के जजमेंट्स हैं, और ऐसा कोई कानून आज की तारीख में नहीं है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान गाना जरूरी है। अगर कानून नहीं है तो किस कानून की व्याख्या इस जजमेंट में की है? इसके लिए उनको निर्देश देना चाहिए था, रिकमेंड करना चाहिए था कि संसद इस बारे में अपना कानून बनाए। दूसरे नंबर पर, आप जब कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून में दंड का प्रावधान होता है। इसमें दंड का क्या प्रावधान है? मान लीजिए कि अगर सिनेमा हॉल का किसी ने दरवाजा नहीं बंद किया तो क्या आप उसको 3 साल के लिए जेल भेजेंगे, या कोई नहीं उठा तो उसमें क्या करेंगे? जो तीसरे नंबर पे इसमें जो ये है कि इसका पालन कैसे होगा, पालन इसको सुनिश्चित कौन कराएगा? क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। हम कानून बनाते जा रहे हैं पर उन कानूनों का पालन सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें उठ के उनके पैर छूने चाहिए। कानून बना दें लेकिन कानून का पालन नहीं होगा तो कैसे उसका होगा? तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ये इंटरिम ऑर्डर में ये सारे ऑर्डर्स हो गए हैं, मामले की अभी बहस अभी उसमें होगी। मुझे नहीं मालूम है कि जब इंटरिम ऑर्डर सारे हो गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें पार्टी उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है, अटॉर्नी जनरल इनसे कंसेंट दिया है, तो इसका मतलब मैं इसको मानूंगा कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक कंसेंट ऑर्डर है। तो कल के दिन भारत सरकार इसमें अपने पक्ष से विरत नहीं हो सकती है। और मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि ऐसा कानून है
और ऐसा एक देश में होना ही चाहिए कि सभी व्यक्तियों को राष्ट्रगान का सम्मान करना ही चाहिए। नहीं सिर्फ ये एक राष्ट्रीय नियम है, बल्कि ये एक मर्यादा भी लोगों से की गई है। लेकिन एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हम किस तरीके से अपने जजमेंट्स को दें। क्या हमारे पास उस जजमेंट को देने की अथॉरिटी है जिस बात के लिए संसद ने कानून नहीं बनाया? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे जो सही तरीका था, जिसके बारे में तमाम सारे सीनियर एडवोकेट्स ने, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ने अपनी राय भी दिया है कि इस विषय पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि ऐसा होना चाहिए तो इसके बारे में सरकार को सुझाव देना चाहिए था कि आप इस विषय पे संसद पे कानून बनाएं। और संसद में कानून बनाते समय सारे पहलुओं पर ध्यान होता कि अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है, एक कुछ रोचक बातें हैं। मान लीजिए एडल्ट मूवी है, एडल्ट मूवी के पहले आप इस तरीके का राष्ट्रगान कंपलसरी करके क्या वहां पर कोई हास्यास्पद स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी? जी विराज जी, इस पर हम लोग ये इस तरह के और भी कई सवाल हैं, हम उन पर आते हैं। उससे पहले ऐश्वर्या आपके पॉइंट पे कुछ बोलना चाहती हैं। ऐश्वर्या जी बोलें। जी मैं बस जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और जो विराग जी ने बोला उस पर कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, जब हमारी कोई फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, जहां हमें अपने राइट्स एनफोर्स कराने होते हैं, जो राइट्स क्लियरली डिफाइंड भी नहीं होते क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उन राइट्स का दायरा बढ़े, तो हम फटाफट कोर्ट्स में आ जाते हैं और हम कोर्ट्स के ऐसे सारे आदेशों की बहुत बढ़ चढ़ के बड़ाई करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट आए कि राइट टू फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी फंडामेंटल राइट है पूरी तरह से। अब जब आपको पॉल्यूशन पे लॉज चाहिए थे, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए बिना, तब वहां टेक्निकलिटीज और पेचीदगियां नहीं देखी गई। अब पेचीदगियां देखना बंद कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को जब हम अपने राइट्स एनफोर्स कराने के लिए तो इतने इम्फेटिकली आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो हम उसमें इतनी गलतियां निकाल रहे हैं, और वो भी ऐसा ऑर्डर जो हमारे नेशनलिज्म को, हमारे नेशनल आइडेंटिटी को, जो हमारी एक एज अ नेशन आइडेंटिटी है, उसको प्रमोट करता है। क्या नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम खाली सीमा पे खड़े उस सिपाही के लिए जो उसके साथ में उसके नहीं, ये ऐश्वर्या जी यहाँ किसी ने नहीं कहा, ये बात किसी ने नहीं कही। आपने और आभा जी ने दोनों ने सेना पर खड़े हुए सिपाही का जिक्र किया है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये बात यहाँ किसी ने नहीं कही कि सेना की ध्वज का या राष्ट्रगान का सम्मान नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी आदमी इस बात से, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आलोक जी एक मिनट, आप मेरे को मेरा पॉइंट पूरा करने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर जैसे रामकृपाल सिंह जी ने एक बात कही कि ये जो आज का दिन ऐसा आया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, 70 साल में ये खुद होना चाहिए था। ये खाली उस सिपाही और उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं रह जाना चाहिए था कि जब मेडल मिला है तो राष्ट्रगान बज रहा है, राष्ट्र ध्वज खड़ा है। ये हमारे में अपने आप आना चाहिए था, रेस्पेक्ट कमांड होना चाहिए था। पर जब as a country, as citizens, as nation, we have failed to fulfill that responsibility for 70 years, और अब अगर किसी मैंडेट से हो रहा है, I think we need to welcome it. I completely welcome this judgment, और I think ये हमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाले इशू को तो यहाँ बिल्कुल लाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का इशू भी यहाँ उस तरह से नहीं उठाया गया है ये। लेकिन फैजल हमारे साथ बैठे हैं। फैजल इस पर एक बात कहना चाहते हैं, उससे पहले फैजल एक लाइन मैं जोड़ दूं कि ये बताइए कि इस तरह का फैसला कैसे एनफोर्स होगा? किन सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाया गया, किन में नहीं गाया गया, किन में लोग खड़े हुए, कहां दरवाजे बंद हुए, कहां नहीं हुए? और इसके साथ क्या वो खतरा नहीं है जो गोरक्षक अभी तक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को पीट रहे थे, उसी तरह के झंडा रक्षक और राष्ट्रगान रक्षक खड़े नहीं हो जाएंगे और एक तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें लोगों के लिए फिल्म देखना मुश्किल हो जाएगा? फैजल जी, ये आपने बात एकदम सही करी। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ विजिलेंटे ग्रुप, एंड आई थिंक इससे ये होएगा कि कुछ लोग अपने आप को इतना एम्पावर्ड समझेंगे कि हम किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन ले लें। आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट वैसे ही हमारी कंट्री में वी नीड मोर पुलिस, और एक अलग तरीके का अब एक मसला आ जाएगा कि सिनेमा हॉल्स को भी अब प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है हमको पुलिस चाहिए रहेगी। तो हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से तो इससे पहले जो बुनियादी मसला ये है कि द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, हमारी कंट्री में, इस देश में अभी बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर एनफोर्समेंट की जरूरत है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट किसी को ये, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अख्तियार नहीं देता है कि हम उसके अगेंस्ट एज एन इंडिविजुअल एक्शन ले लें, चाहे कोई क्रिमिनल भी हो। तो इसमें तो मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर एक सिनेमा हॉल में 5 जन नहीं उठे
और 500 लोग उठे और 5 जन नहीं उठे, तो वो 5 लोगों को कौन सजा देगा? क्या वो 500 लोगों को पावर है कि उसको सजा दें या उसको पकड़ के वहां से निकालें, मारे पीटें, पुलिस में ले जाएं? जब क्रिमिनल के अगेंस्ट हम एक एज एन इंडिविजुअल एक्शन नहीं ले सकते हैं, उसका भी एक पूरा प्रोसेस है अपने आईपीसी में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो ये तो एक सिंबलिज्म की बात है। और जैसा एक को पैनलिस्ट ने कहा था कि मेरी माँ को मैं कैसे प्यार करता हूं, मेरे और मेरे भाई में या मेरी बहनों में फर्क होगा। हो सकता है कि कोई बहन 10 बार आई लव यू बोलती हो अपनी मां को, लेकिन वो भाई कभी नहीं बोलता हो, वो अपने दिल से चाहता हो। इससे उसकी मोहब्बत का, इससे उसके प्यार का इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए कि अगर वो मॉम को किसने दिया, हग नहीं दिया। आज से 50 साल पहले अब लोग अपनी मां को हग नहीं करते थे। आज तो जो नई माएँ हैं उनको हग चाहिए अपने बच्चों से। तो क्या 50 साल पहले उनको कम प्यार मिलता था, या 50 साल के पहले जो माएँ थी उनको कम इख्तियार मिलता था कि हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत नहीं करते? और तीसरी पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि 70 साल से ये लॉ इन्फोर्स नहीं हुआ। और लेकिन आपने एक बात कही कि ये वी हैव फेल्ड टू रिस्पेक्ट, ये बहुत गलत चीज है। आप इल्जाम लगा रही हैं पूरे देश पे कि हमने अपने सिंबल्स का रिस्पेक्ट नहीं किया। आई थिंक ये इल्जाम बहुत गलत है। हो सकता है कि कहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं किया हो सकता है कि कोई बेवकूफ कहीं पर नेशनल एंथम को सुनते वक्त रिस्पेक्ट से खड़ा नहीं हुआ, वो बेवकूफ कहलाया जाएगा। हमारा देश, हमारा मुल्क इससे बहुत बड़ा है। एक इंडिविजुअल के नहीं खड़े होने से बहुत ऊंचा है हमारा देश। जी, विराग गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद राहुल ईश्वर ने भी हाथ उठाया है। विराग, आप अपना पॉइंट रखें। आलोक जी, मैं ऐश्वर्या जी की 2 बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 32 में और 226 में प्रावधान है, और आर्टिकल 21 की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए संविधान सभा में या किसी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मेरा इसमें संवैधानिक प्रश्न है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए बगैर कानून के सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इस बात पे किसी को आपत्ति ही नहीं है कि राष्ट्रगान होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, पर उसका तरीका क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं इस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और आपने सबसे पहले बात पूछी थी कि अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उन्होंने एक आदेश दिया था तो क्या दोबारा उसी विषय पर, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, फिर जब रिव्यू हुआ था उसमें उन्होंने उसको होल्ड में रखा था। मैं समझता हूं ये एक बेहतर परंपरा होती अगर ये मामला आने पर इसको संविधान बेंच के सामने ही इस मैटर को भेजा जाता। जी विराग, आपने जो सवाल उठाया है, ऐश्वर्या शायद इसका जवाब देना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रगान के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ जाएगा? इसका जवाब आप दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर। और कार्यक्रम के खत्म होने से पहले हम इस पोल के नतीजे भी सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जनगण का मन क्या है? जनगण का मन क्या लोगों में सुप्रीम कोर्ट देशभक्ति का जज्बा अपने फरमानों से पैदा करेगा? इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले राहुल ईश्वर इस पर कुछ बात रखना चाहते थे। राहुल, आपसे सवाल यह है, और जो बात हुई कि क्या अदालत कुछ ऐसी चीजों पे जा रही है जिन पर शायद बहस करने की, फैसला सुनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। क्या यह कहना सही है कि 70 साल में हमने एज ए नेशन अपने सिंबल्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी? मुझे लगता है कि यह कहना थोड़ी ज्यादती है। अदालत को जरूर जाना चाहिए। अगर हमें अदालत का फैसला मंजूर हो, लाइक हो, डिसलाइक हो, इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा ने जब जल्लीकट्टू केस में एक हमारे खिलाफ जजमेंट दिया, हम उस जजमेंट को रेस्पेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन किया। साउथ इंडिया में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, मगर हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आदर करना चाहिए, अगर हमें चाहे तो रिव्यू लेना चाहिए। मगर इस मसले में हमें थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना चाहिए। हमारा देश में 2 तरह की नैरेटिव्स है, 2 तरह की इंटरप्रिटेशंस है। एक को हम लेफ्ट लिबरल कहते हैं, दूसरे को हम राइट रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। जो लोग दिस लेफ्ट लिबरल में हो, अमेरिका में हिलारी क्लिंटन के जैसे डेमोक्रेटिक जैसे लोग हो,
वो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं, वो नेशनलिज्म को लेस नेशनलिज्म बनाना चाहते हैं, वो पैट्रियोटिज्म को एक काइंड ऑफ जिंगोइज्म मानते हैं, वो इसी तरह के सिंबल्स या इसी तरह के राष्ट्रगान, राष्ट्र सिंबल्स को सब डायल्यूट कर देना चाहते हैं। और जो हम राइट एंड के स्पेक्ट्रम में है, हम नेशनलिस्ट हैं, हम पैट्रियट्स हैं, सभी देश के चिन्हों को, सभी देश के सिंबल्स को, सिंबोलिज्म को आदर देना चाहते हैं। एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो हमें ऑनेस्टी से देखना चाहिए कि लेफ्ट वर्सेस राइट इस पे है, एक लिबरल वर्सेस रिस्पॉन्सिबल पे है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सॉलिडली ये रिस्पॉन्सिबल और पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट पोजीशन लिया है। ज्यादातर लोग जब हम देखें, या अमेरिका में हो, इसराइल पे हो, फ्रांस पे हो, एक राइट की तरफ एक स्विंग है, नेशनलिज्म की तरफ एक स्विंग है। वो नेशनलिस्ट के तरफ जो स्विंग है वो इंडिया में भी हो रहा है। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि अल्ट्रा नेशनलिज्म, जैसे लिबरलिज्म का मतलब अल्ट्रा लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए, मगर एक रेस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म, एक रेस्पॉन्सिबल राइट विंग पोजीशन की तरफ हमारे संविधान, हमारे कोर्ट, हमारे देश जाते हैं। वो ज्यादातर ग्लोब पे सभी एक राइट वर्ड स्विंग है। वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इसके अंदर हमें देखना चाहिए। इससे जुड़ा एक और सवाल पैदा हो रहा है। आपने जो बात कही उसमें राजनीति आ गई। हमने कोशिश की थी कि राजनीति से बचा के रखेंगे, और ऐश्वर्या एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं, इसके बावजूद उन्होंने इस बहस को राजनीति से बचा के रखा। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। रामकृपाल जी, एक सवाल और उठता है, वो थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम का सवाल है। वंदे मातरम के कई प्रकार के वर्जन चलते हैं। यहां हमारे राष्ट्रगान के भी कुछ वर्जन्स, क्रिएटिव वर्जन्स लोगों ने किए, जिनमें किसी में उसका अपमान करने की कोई भावना नहीं थी। सिनेमा हॉल्स में चलता है, लोग उस वक्त खड़े होते हैं, पूरी इज्जत के साथ उसे देखते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट ने रोक लगा दी है कि राष्ट्रगान जो है, जनगण मन, वो बिल्कुल नियत समय में एक नियत अंदाज में गाया जाएगा, और उस वक्त स्क्रीन पर झंडा दिखना चाहिए, दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ आप याद करें, महात्मा गांधी ने कहा था सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। हम गांधी के देश में सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देने, सभी तरह के विचारों को सामने आने देने से यहां पहुंच गए हैं जहां एक अदालत को राष्ट्रगान के सम्मान के लिए हॉल के दरवाजे बंद करने का आदेश सुनाना पड़ रहा है। क्या सचमुच हालात ऐसे हैं कि भारत की जनता ने अपने सिंबल्स का सम्मान करके दिखाया नहीं, या इसे कुछ ज्यादा पढ़ा जा रहा है? आलोक जी, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक बहुत मशहूर नाटक रहा है बकरी। उसमें एक छोटा सा पात्र है, गांधी जी कहीं जाने वाले होते हैं तो वो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं कि भाई गांधी जी तो बकरी का दूध पीते हैं, चलो बकरी लाते हैं कहीं से। वो एक गरीब औरत के पास पहुंचते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम जरा ये बकरी दे दो आज, ये कल तक के लिए। वो कहती है बाबूजी हम बकरी नहीं देंगे। तो कुछ ऐसे डायलॉग होते, वो कहते हैं तुम जानती नहीं तुम किस देश में रहती हो। तो बड़े भोले अदा से उसका डायलॉग है, बाबू हम देश में नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। आलोक जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं किसी चीज का। हमको जो आशंका है, कानून का विद्यार्थी मैं भी रहा हूं, जूरिस्प्रूडेंस में न्याय शास्त्र में एक बात पढ़ाई गई थी कि कानून जो है वो सामाजिक परिवर्तन को फॉलो करता है, कानून से सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ करते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक्सेप्टेंस, जो मैंने सवाल उठाया था कि बेसिक सवाल है कि 70 सालों में अगर इन प्रतीकों को ही आप मानते हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं है कि लोग राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। सबके अपने तरीके होते हैं, सबकी चीजें अपनी होती हैं। मेरा केवल इतना था कि आप राष्ट्र को लेकर के मेजॉरिटी जो है वो देखिए, किसी भी यहां भी है बहुसंख्यक लोग, चाहे किसी धर्म के हों, जाति के हों, कुछ भी हो, वो भारत से प्रेम करते हैं, ये है। लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि अब आप इस तरह से करेंगे तो मैं बता दूं, फिर वो वहां से एक सवाल उठता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक एंटीथेसिस उठती है कि व्हाई आप मुझे कह क्यों रहे हो। मतलब ये होता है कि जनरल एक कर देना कि यहाँ के लोग जो है, अब आप मैं बताऊं, सिनेमा घरों में लोग भूल रहे हैं कि आजकल सिनेमा घरों में संख्या कम होती जा रही है, लोग घरों में टेलीविजन देखते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रगान बजता है, होना तो यह चाहिए में भी जो लोग खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें, इवेंट्स ऐसी होती हैं, जब आप क्रिकेट होता है, क्रिकेट में राष्ट्रगान बजता है, आपके पर्दे पर होता है, वहां कोई सिनेमा घर में जाकर के नहीं देखता है, वो छोटा ही पर्दा सही, तो क्या होगा। मैं केवल ये कह रहा था कि कोई भी चीज करते समय ये देखना चाहिए
मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी आशंका है कि कहीं राष्ट्रवाद जो है एक मतलब इस पर भी कहीं कोई जो स्वेच्छा से हो रहा था उस पर कहीं विवाद खड़ा हो, कल को तमाम चीजें हों, जैसा अभी आपने कहा था कभी फुल बेंच इस पर बैठनी चाहिए और सोचना चाहिए इसको गहराई से। इसका मतलब यह नहीं कि सहमत अगर मैं रख रहा हूं तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं या कोई ऐसी चीज है। मैं भी उतना ही राष्ट्रभक्त हूं जितना आप लोग होंगे। मेरे तरीके अलग हो सकते हैं, सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसा विनोद जी ने कहा कि जैसे मां के को मैं कई बार स्पष्ट नहीं कर पाता, लेकिन सिंबोलिज्म जो है अगर वही राष्ट्रभक्त का प्रतीक है तो मैं कहूंगा कि इस पे विवाद होंगे। आलोक जी। जी रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं इस पे विवाद होंगे। विनोद शर्मा जी, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आप समाज के बहुत अलग अलग हिस्सों को, बहुत अलग अलग दौर को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और बारीकी से पढ़ते हैं। हमारी अदालतों में कुछ ऐसे मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है जो शायद प्राइमा फेसी गंभीर नहीं लगे, लेकिन कई बार उनका निपटारा सालों साल से पेंडिंग बहुत गंभीर मामलों से पहले हो जाता है। ऐसे मामले जहां वर्षों से लोग जेल में बंद हैं, उसके सामने कभी किसी फिल्म पर रोक लगाने का मामला हो, कभी ये राष्ट्रगान के सम्मान का फैसला हो, और इस फैसले के होने में, इस फैसले के एसेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां साफ करना चाहिए, अभी रामकृपाल जी ने टीवी पर राष्ट्रगान आने की बात की। मेरे घर में और मेरे जानने वाले बहुत से घरों में देखता हूं कि जब टीवी पर राष्ट्रगान होता है तब भी हम घर के अंदर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक दूसरी चीज है। बचपन में मैं पढ़ने बैठता था और मैं कसम खा के पढ़ने बैठता था कि आज तो पढ़ना ही है, और उसी वक्त अगर मेरी मां ने आकर मुझसे पूछ लिया कि क्या पढ़ोगे नहीं, तो मेरा मन उचट जाता था कि ये क्यों परेशान कर रही हैं, अब कुछ और करता हूं। विनोद जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फैसला लागू हो पाएगा एक, दूसरा ये इंटरिम फैसला है, फिर इसे 10 दिन के अंदर लागू कर दिया जाए, ये जल्दबाजी क्यों? देखिए, मैं शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं, और बहुत ही क्लिशेड सी लाइनें हैं कि वैसे तो दुनिया में सुखनवर हैं बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। हर किसी का मोहब्बत करने का, इबादत करने का, खाने पीने का, पहनने का, चलने का अंदाज इस देश में अलग है। इस देश की सबसे बड़ी मजबूती इसकी वैरायटी है। एक कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक वकील साहब ने यहां पर कोर्ट किया कि जशुआ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने ये फैसला दिया था कि उस फेथ के लोग खड़े होने को तैयार है लेकिन उस राष्ट्रगान को गाने को तैयार नहीं है, और उन्होंने उनको उस बात का अधिकार दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद परिभाषित है? डेफिनेशन है कोई उसकी क्या? और अगर डेफिनेशन नहीं है तो यहां पर क्यों ताल ठोक के राष्ट्रवाद का हवाला दिया जाता है हर बात पे? कई तरह के राष्ट्रवाद हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, मिलिट्री नेशनलिज्म है, कल्चरल नेशनलिज्म है, रिलीजियस नेशनलिज्म है, एंड इंडियन नेशनलिज्म है। तो जो लिबरल लेफ्ट है, जो मेरे दोस्त ईश्वर साहब कह रहे थे कि लिबरल लेफ्ट, एंड उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल राइट, आई वुड प्लीड विथ हिम दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड रीजनेबल सेंटर, एंड दैट रीजनेबल सेंटर इज द एसेंस ऑफ इंडिया। देखिए, एक पुरानी जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है द लाइफ ऑफ लॉ इज रीजन, और जब लॉ अनरीजनेबल लगे तो फिर उसकी वो इज्जत नहीं होती है, भले ही वो केस लॉ हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभाषित, या भले ही वो कोई ऐसा लॉ हो, और अभी हमारी जो नई सरकार आई है उसने बहुत से पुराने जो लॉज हैं वो स्क्रैप किए हैं। हम इस देश में ग्रे को जिंदा क्यों नहीं रहने देना चाहते? हम ब्लैक एंड व्हाइट ही में क्यों हर चीज प्रभाषित करते हैं? मैं अगर खड़ा नहीं होता हूं राष्ट्रगान पे, अभी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक नया कानून लगाने की कोशिश करेंगे वो कि आप अपना राष्ट्रीय ध्वज जला नहीं सकते। अमेरिका में भी क्या नेशनलिज्म नहीं है? क्या कितने, वो तो हमसे भी पुराना डेमोक्रेसी है। क्या जब से वो पैदा हुआ है वहां पर क्या अपने नेशनल सिंबल्स की लोग इज्जत नहीं करते हैं? लेकिन वहां पर
दूसरी तरह का फ्रीडम्स दिए जाते हैं। आप उसको कच्छा बना के पहन सकते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज को बंदाना बना के माथे पे आप उसको लगा सकते हैं। जब एथलीट बन के आप भागते हैं, अपने देश की नुमाइंदगी करते हैं। क्या मेरे देश का झंडा मेरे देश के बंदे से बड़ा है क्या? जी विनोद जी, बहुत क्या देश का झंडा देश के बंदे से बड़ा है? क्या मेरा मैं पूछना चाहता हूं, देश के बंदे से बड़ा है? आभा सिंह कुछ कहना चाहती हैं। आभा जी, आपसे फिर मैं वो सवाल कर रहा हूं जो अभी विनोद जी ने कहा कि एक रीजनेबल सेंटर की जगह क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इस इंटरिम फैसले को 10 दिन के अंदर इतनी हड़बड़ी में लागू करवाने की क्या जल्दी थी? आप तो महाराष्ट्र में देख चुकी हैं दही हांडी का इतना गंभीर फैसला जिसमें लोगों की जान जाने का डर था, उसको लागू कराने के लिए अदालत को कितने पापड़ बेलने पड़े? देखिए, सबसे पहली बात ये पीआईएल क्यों की गई? ये पीआईएल इसलिए हुई कि गोवा में पणजी में एक हैंडीकैप था व्हीलचेयर पे जो नहीं खड़ा हुआ और उसको लोगों ने मारा। तो ये कंफ्यूजन जो था, जो मैंने पहले कहा कि जो एक्ट था जिसमें 3 साल की सजा थी, उसमें खड़ा होना गुनाह है कि नहीं है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। और जब ये पीआईएल हुई तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हैंडीकैप्स को कोई कंपेल नहीं कर सकता नेशनल फ्लैग के खड़े बजने पे खड़े होने के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जब हम हैंडीकैप्स को पीटने लगे, लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता था कि इसमें क्लियर लॉ लाए और इसी के साथ प्रोटोकॉल सेट किए गए जो सुप्रीम कोर्ट ने किए। हम खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे और हमने न्याय मांगा था कि क्या एक हैंडीकैप नहीं खड़ा होता तो उसको क्या आप मार सकते हैं, क्या कानून में क्या कहा गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया और ये जरूरी था। अगर आप जो इसको आज आप कह रहे हैं कि नहीं देश में हमारी फ्रीडम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप फ्रीडम को क्या कहते हैं? क्या एक झंडे का इंसल्ट करना आपकी फ्रीडम है, या एक नेशनल एंथम पे नहीं खड़े होना आपकी फ्रीडम है? आप कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम की बात कीजिए, आप देश की इंटीग्रिटी की बात कीजिए, आप देश के नेशनलिज्म की बात कीजिए। व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूट इंसल्ट टू माय नेशनल फ्लैग? कॉन्स्टिट्यूशन में आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट हैंडीकैप के राइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्ट में पीआईएल में आया। सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं आया था। और आपकी एग्जीक्यूटिव ने खुद इंसल्ट नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 पास किया हुआ था जिसमें 3 साल की सजा थी। लेकिन इस देश के निकम्मी जो पुलिस है उसने कभी इन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए चूंकि इतना कंफ्यूजन था, इतना मिसयूज हो रहा था, निहत्थे लोगों को लोग पीट रहे थे, इसलिए कोर्ट ने कानून क्लियर किया। क्या इस जजमेंट से पुलिस बदल जाएगी इस देश की? ये बात जरूर है कि कानून का लोग दुरुपयोग करते हैं। उस कानून का दुरुपयोग अगर लोग करते हैं, पब्लिक अपने हाथ में कानून लेती है कि कोई खड़ा हो रहा नहीं खड़ा हो रहा, उसके लिए गाइडलाइंस आनी पड़ेंगी। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है कि आप गाइडलाइंस लाइए। और इंप्लीमेंट इसलिए किया जा रहा है कि द टाइम हैज कम कि देश को एक होना है, देश को इकट्ठे होके आज जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसको फाइट करना है। आज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, पब्लिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो बताए कि किसी ने एक बैग फेंका है। जी आभा जी, मेरे पास अब समय कम है, मैं एक आखिरी कमेंट ऐश्वर्या भाटी से लूंगा। होके खड़ा होगा। ऐश्वर्या जी, आप थोड़ा छोटे में, लेकिन ये जरूर बताएं कि अगर अभी तक निकम्मे पुलिस, जैसा आभा जी ने कहा, इसको लागू नहीं कर पा रही थी, अभी तक नेशनल ऑनर्स एक्ट लागू नहीं हो पाया कि आप इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स का कानून लागू नहीं कर पाए, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन पर क्या बदलने जा रहा है जिससे वो सब हो जाएगा जो पिछले 70 साल में नहीं हो पाया था? संक्षेप में रखिएगा। आलोक जी, संक्षेप में बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कभी भी कानून सही है या नहीं है उसका औचित्य वो पैरामीटर नहीं है उसको नापने का। और देखिए, हमारा जो पीनल कोड है जो क्राइम्स को और उनके पनिशमेंट्स को प्रिस्क्राइब करता है वो तो 18वीं शताब्दी का बना हुआ है, लेकिन आज भी क्राइम्स होते हैं और अनइंटरप्टेड जाते हैं। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो क्या उनको हटा देना चाहिए? तो ये तो एक कहना ही अपने आप में अलग बात है। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहती हूं कि नेशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। जैसे विनोद जी ने कहा, मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं, डिफाइंड नहीं है, पर कई ऐसी और चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है जिसमें सेलिब्रेटेड बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड। बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड। लेकिन का जो सेलिब्रेटेड जजमेंट था, सर, वी हैव टू वेलकम जजमेंट लाइक दिस। ये इसमें No, I'm not welcoming it. I'm criticizing it and appealing to the court to take another look.
But sir, kindly have the courtesy to me so that you don't interrupt me when I'm speaking, because I did not interrupt you. आप जो reason की बात कर रहे थे, there is no where I don't see where is the unreasonableness in this judgment. आपको अगर अपने national flag को, national anthem को, जी अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, मुझे अब ये कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। मुझे तो यही ऐश्वर्या जी बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, और आप कह चुके हैं कि हमें इस फैसले को वेलकम करना चाहिए, लेकिन मैं इतना साफ देख रहा हूं कि इस फैसले से और कुछ हुआ हो या न हुआ हो, इस बात की जरूरत देश में महसूस होने लगी है कि इस विषय पर एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए। शायद सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, शायद संसद का एक विशेष सत्र, ये तय होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, उनका सम्मान कैसे होता है, उनका अपमान कैसे होता है, और उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। हमने ट्विटर पे जो सवाल पूछा था कि एससी के फैसले से क्या राष्ट्रगान के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा, 62% लोगों का कहना है हां, और 38% कह रहे हैं ना। आवाज अड्डा में आज इतना ही, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर जाकर बता सकते हैं। नमस्कार।